एक ही साथ तीन दृश्य चल रहे थे। बंद कमरे में गिटार की संगीत में मशगूल सौरभ और रानी, बाहर संगीत की आवाज कानों में लिए बेचैन और डरा हुआ रमेश, और कोई और भी था जिसे रमेश सुन सकता था। ये 4-5 लोग थे जो किसी मंत्र का जप या कोई पूजा कर रहे थे शायद। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। सौरभ गांव से बरेली पढ़ने के लिए आया था। उसका एडमिशन हुआ और एक घर में किराए पर कमरा भी मिल गया, पर उसे क्या पता था कि उसकी पढ़ाई इतनी महंगी पड़ने वाली है। दोस्तों, उसके कमरे के बगल में रमेश रहता था जो उसके कॉलेज में ही पढ़ता था। सौरभ को गाने बजाने का शौक था और उसे रमेश से इस बात की चिढ़ हमेशा रही कि उसके कमरे में मकान मालिक ने एक गिटार छोड़ दिया था जो दीवार पर टंगा रहता था। सौरभ रमेश से उसे बजाने को मांगता तो रमेश मकान मालिक के डर से उसे देने से कतराता था, मना कर देता था। एक रात जब रमेश नींद में था, उसे एक बड़े मीठे आवाज का आभास होने लगा। ये कैसी आवाज थी? थोड़ा ध्यान देने पर पता चला कि ये गिटार के बजने की सी आवाज थी। झटके से उसने आंखें खोली तो आवाज गायब और गिटार दीवार पर टंगा था। खुद को यह समझाकर कि वह सपना देख रहा था, शायद रमेश सो गया। सुबह उठने पे उसका मन न माना। वो सपना था या हकीकत, वो खुद समझ नहीं पा रहा था। और अगली रात फिर वो भी नींद में गया ही था कि चदरे के अंदर उसकी आंखें खुल गई थी। उसने सुना फिर से वो कल वाली ही आवाज, गिटार की वही आवाज, जैसे कोई संगीतकार बजा रहा हो, इतना मधुर और इतना सुरीला। पर आज उसकी आंखें खोलने की हिम्मत न हुई थी। अपने देवी देवताओं को याद करते हुए बस उसके बंद हो जाने की प्रार्थना करने लगा। करते करते आवाज बंद हुई। ये कैसी लय थी? वह सोचने लगा। ऐसा मानो जैसे किसी के जन्मदिन की बधाई हो। वो अब किसी को कहता तो सब उसे डरपोक बोलते और नहीं बोलता तो अकेले रहना उस कमरे में उसके लिए नामुमकिन था। वो बहुत डर गया था। दूसरी तरफ अगले दिन रमेश से छुपकर सौरभ ने गिटार को दीवार से उतारा, उस पर जमे धूल को साफ करके चमका दिया और बजाने लगा। वापस लौटकर रमेश सौरभ के ऊपर चिल्लाने लगा, तुमने क्यों उतारा इस गिटार को? वो मालिक का है। ऐसा अचानक आया गुस्सा दोनों की दोस्ती में दरार सा ला गया था। दरअसल में रमेश परेशान था। वो मकान मालिक से शिकायत करके ही आया था कि रात को अजीब सी आवाजें आती हैं। उसने जैसा सोचा वैसा ही हुआ। मालिक ने उसकी बात पर हंस दिया था। उसने रमेश को डरपोक बोला और रमेश गुस्से में खिस करके वापस आ गया। पर मालिक और उसकी पत्नी के चेहरे की हवाइयां उड़ गई थी। वापस लौटते समय मकान मालिक के नौकर ने रमेश को बताया कि उस कमरे में कुछ गलत है भैया। पर क्या? रमेश के पूछने पर उसने कहा कि मुझे भी नहीं पता, पर वो कमरा बंद ही रहता था, इसीलिए तो तुम्हें इतने कम पैसे पर दे रखा है। और अब तो 30 सितंबर भी आने वाला है, सब छुट्टी पर भी जाएंगे। ऐसा कहकर वो हंसने लगा। वो खुश था कि उसे छुट्टी मिलेगी, पर इस बात ने रमेश की बेचैनी को बढ़ा दिया था। रमेश को एक तरकीब सूझी। उसने सौरभ से चिल्लाने के लिए तत्काल ही माफी मांगी और उससे पूछा कि क्या तुम्हें गिटार पसंद है। इस पर सौरभ ने तो मानो उसके मन की बात पूछ ली गई थी। सौरभ तो गिटार चाहता ही था, किसी भी कीमत पर। रमेश ने सौरभ से कहा कि अगर गिटार चाहिए तो मैं अपना कमरा बदलने के लिए तैयार हूं। यह सुनकर सौरभ झट से हामी भर देता है, क्योंकि सौरभ को पता था कि रमेश के कमरे का भाड़ा भी कम था और उसे गिटार भी मिल जाता, और दोनों ने कमरा बदल लिया। सौरभ और रमेश दोनों खुश थे। उनकी दोस्ती मानो फिर से पतंग की तरह ऊपर ही जाने लगी। सौरभ को गिटार मिल गया था और रमेश को उस गिटार की आवाज से निजात मिल गई थी। सौरभ ने सबसे पहले गिटार को चूमा, उसके तार कसे और शाम को ऊपर छत पर अकेले बिना रोक टोक बजाने का सोचा। शाम का इंतजार करते करते शाम होते ही वह छत पर गया और सौरभ की आत्मा मानो तृप्त हो गई थी जैसे। उसने गिटार को बजाना शुरू किया और उसी संगीत में खो गया। वापस नीचे आने के समय जब आंख खुली तो उसे पता चला कि घंटे बीत गए हैं। बगल में मुड़ते ही मानो उसकी आंखें खुल गई थी। वो हिल गया। बगल में बैठकर कोई उसके संगीत को सुन रहा था। थोड़ा चौंक कर और हिम्मत करके उसने पूछ लिया, आप कौन? यहाँ कैसे? सामने से जवाब आया, मैं रानी हूँ।
मैं इसी बिल्डिंग में रहती हूँ। तुम्हें सुना तो मन हुआ सुनने का, तो तुम्हारे पास आ गई। ऐसा कहते हुए थोड़ी देर बात आगे बढ़ी। रानी ने पूछा, ये गिटार तुम्हारा है? इस पर सौरभ ने झट से जवाब दिया, हाँ अब तो मेरे पास है, ये मेरा ही है, ये मुझे बहुत पसंद है। और यह कह के वह नीचे आने लगा। रानी ने कहा, सौरभ तुम चलो, मैं थोड़ा रुक कर आऊंगी। इस पर सौरभ नीचे आ गया और कई दिनों तक ऐसा संगीत का सुनने और सुनाने का दिन चलता रहा। इधर रमेश भी खुश था क्योंकि उसका कमरा बदल गया था और उसे डरने की जरूरत नहीं थी। और सौरभ भी खुश था क्योंकि उसे गिटार के साथ साथ रानी जैसी एक अच्छी दोस्त मिल गई थी। एक रोज मालिक ने सुबह ही सबको बताया कि 30 सितंबर को सब लोग अपने गांव चले जाएं, वापस एक दिन बाद आ जाएंगे। बिल्डिंग में कुछ मेंटेनेंस का काम होगा। पर रमेश और सौरभ जाने को तैयार नहीं थे। रमेश को अपने कॉलेज की पढ़ाई, तो सौरभ को रानी से बात करने के लिए वहां रुकना था। उन दोनों दोस्तों ने बिना बताए ही बिल्डिंग में रुकने का फैसला किया। 30 सितंबर का दिन था। रमेश थोड़ा डरा हुआ था क्योंकि उसे मालिक के नौकर की बात अभी भी याद थी। सौरभ के लिए दिन आम दिनों के जैसा ही था। शाम के दिन गिटार लेकर के वह रानी से मिला था, नीचे उतरा, खुद के लिए खाना बनाया और खाना खाने लगा था। घड़ी रात के 10 बजे का इशारा कर रही थी। अचानक से दरवाजा खटखटाया। सौरभ थोड़ा हिचक के साथ खोला। उसे लगा कि मालिक आ गया और उसे बहुत डांटेगा, पर सामने रानी खड़ी थी। रानी ने गिटार सीखने की इच्छा बताई। ये सुनकर सौरभ ने मना किया कि दिन में आना, पर रानी के जिद के आगे उसे लगा कि यह नए जमाने की लड़की है और इसे समय के बंधन में नहीं बांध सकते। इसे समय और लोगों के सोच से क्या मतलब। अतः उसने रानी को कमरे में आने के लिए कह दिया। रानी कमरे में आई। उसने तारीख पूछा तो जवाब आया कि आज 30 सितंबर है। आने वाले 2 घंटे के बाद उसका जन्मदिन था। सौरभ ने उसे पार्टी करने को कहा तो उसने गिटार बजाने में खुशी जताई। दोनों खुश थे। सौरभ ने मन ही मन सोच लिया था कि आज जन्मदिन पर अपने दोस्ती को रानी के साथ रिश्ते में बदलने की बात भी कर लेगा। वो सोचने लगा, कैसा दिन है, पहले पता होता तो केक ले आता। और कहते हुए सौरभ ने बैग खोलकर बर्फी का डब्बा निकाला, उसे एक संग लगाकर केक के जैसा बनाया और अब गिटार सीखने की बारी थी। सौरभ और रानी एक साथ गिटार बजा करके और गा करके एंजॉय करना शुरू ही किए थे कि रमेश की कानों में ये आवाज पहुंची। और रमेश तो पहले से ही उस उम्मीद में डरा हुआ था कि 30 सितंबर को शायद कुछ तो होगा, क्योंकि उसे नौकर की बात पर पूरा भरोसा था। हुआ भी वैसा। वो एकदम डर गया था क्योंकि 2 आवाजें। सौरभ तो कमरे में अकेला होना चाहिए, और ये लड़की कौन है? इस पर रमेश की हिम्मत जवाब दे गई थी। रमेश मालिक को बता भी नहीं सकता था और सौरभ को बुला भी नहीं सकता था। वो एकदम डर गया था। एक ही साथ 3 दृश्य चल रहे थे। बंद कमरे में गिटार के संगीत में मशगूल सौरभ और रानी, बाहर संगीत की आवाजों को कानों में लिए बेचैन और डरा हुआ रमेश, और कोई और भी था जिसे रमेश सुन रहा था। ये 4-5 लोग थे शायद, जो कोई मंत्र जप रहे थे। पर ये गिटार की आवाज, ये जन्मदिन का संगीत रमेश पहचान गया था। और इस बार 2 आवाजें थी। मालिक, अरे ये क्या? उस मंत्र के जाप में मालिक की भी आवाज थी। रमेश उसको भी समझ गया था। उसे पता था कि मालिक बिल्डिंग में ही है। वो ऊपर की तरफ भागा। डर से गला सूख गया था। वो बोल भी नहीं पा रहा था। ऊपर की तरफ भागते हुए वो सीढ़ियों पर फिसला। वो गिरा या गिराया गया उसे बिल्कुल पता नहीं चला, पर सिर से गिरता खून उसके आधे मुंह को लाल कर गया था। तेज आवाज सुन के मालिक के कान खड़े हो गए और वहां खड़े लोग सब कांपने लगे। नीचे आकर देखा तो रमेश, लाल खून से लथपथ रमेश, इशारा करते हुए भागता हुआ आ रहा था। उसे देखकर सब डर गए थे, और वह भी। उसे अब पता चल गया था कि मालिक किसी आत्मा से लड़ने की पूजा करा रहा था। और कुछ समझ पाता कि नीचे गिटार की आवाज गूंज गई और सौरभ जोर जोर से गाना गा रहा था। नीचे आने पर 2 आवाजें सुनी, पर अंदर कमरे में सौरभ अकेला रहता है। और कौन है? वो भी लड़की। मालिक और मालकिन तो मानो समझ गए थे। तांत्रिक दरवाजा पीटने लगा था और सौरभ दरवाजा खोलने को उठा तो रानी ने उसे रोक लिया। रमेश चिल्ला करके दरवाजा पीटने लगा तो सौरभ दरवाजा खोलने के लिए आगे बढ़ा। घड़ी में 12 बज रहे थे।
केक काटने का वक्त हो गया था और सौरभ के दरवाजे की तरफ बढ़ता देख रानी की भावभंगिमाएं बदलने लगी। रानी ने केक पर चाकू दबाया और सौरभ ने दरवाजा खोला। ये लगभग एक ही साथ हुआ। सौरभ के सामने रमेश और मकान मालिक और तांत्रिक सब खड़े थे। मालिक को देखकर सौरभ ने पीछे की तरफ इशारा किया। अरे अच्छा हुआ बर्थडे में आप भी आ गए। सौरभ रानी से बात करते हुए पीछे मुड़ा और बर्फी खाने के लिए मुंह ही खोला था कि अचानक एक आवाज गूंजी। रानी का चेहरा दरवाजे की तरफ और ने अपनी उस गुस्सैल आवाज में कहा कि चले जाओ तुम सब, वापस लौट जाओ, छोड़ दो इसे मेरे साथ। ये सुनकर सौरभ के पैरों तले से जमीन खिसक गए थे। रानी का ये चेहरा तो उसने कभी देखा ही नहीं था। लंबे घुटने तक लटकते हुए हाथ और चेहरे पर जले के निशान, गले पर लगा चाकू का काट। सौरभ दरवाजे तक भागा पर पीछे से खींच लिया गया। रानी उसे छोड़ने को तैयार नहीं थी। तांत्रिक और रानी में संघर्ष शुरू हुआ। रानी सौरभ को जमीन पर गिराकर उसे बर्फी का केक खिलाई जा रही थी जो अब खूनी हो गया था। हर हिस्से में रस की जगह खून टपक रहा था। और खून यह क्या है, इसका क्या उपाय है? सब हार गए थे। तांत्रिक ने सौरभ को लेकर रानी की बेचैनी देख करके सौरभ को रानी से बात करने को कहा और कहा कि सौरभ को पूछना होगा कि उसे क्या चाहिए, वो क्यों भटक रही है। ऐसा पूछने पर उसने बताया कि 30 सितंबर की रात थी। वो शहर में नई थी और बगल के रूम में रहने वाले लड़के के प्रेम में आ गई थी और उसने उसके जन्मदिन के दिन ही उसी गिटार के धुन पर केक काटा और उसके साथ के दोस्तों संग उसके साथ बलात्कार किया। लाख चीखने पर भी नहीं छोड़ा, दरिंदगी की और मालिक भी बचाने के लिए नहीं आया। उस रात उसे मारकर वे भाग गए और पैसा देकर मालिक ने सुसाइड का केस बनवा दिया ताकि उसकी बिल्डिंग पर कोई आंच ना आए। तब से उसकी आत्मा इस कमरे में गिटार वाले लड़के को ढूंढती है। उसे इंसाफ चाहिए और वो उसने मालिक की बेटी और सौरभ के साथ लेने का कहा। मालिक की बेटी? मालिक डर गया था। इतने में रानी ने कहा कि तुम्हें पता चलना चाहिए कि मेरे बाप बाप को कैसा लगा था। मुझे तुम्हारी बेटी का खून चाहिए, जवान खून। मालिक के लाख मना करने पर बस एक उपाय निकलने पर तांत्रिकों ने मालिक की बेटी के जांग का टुकड़ा काटा। तांत्रिकों ने उसे केक पर रखा तो रानी जोर जोर से हंसते हुए उसे मुंह में दबाने लगी। रानी धीरे धीरे चिल्लाते चिल्लाते एकदम शांत हो। अब उसे सौरभ भी नहीं देख सकता था। बर्फी के केक पर अभी भी चाकू चल रहा था। कौन चला रहा था उसे? पर बर्फी पर लगने वाला हर एक निशान सौरभ के शरीर से कहीं ना कहीं से खून निकाले जा रहा था। यह कब खत्म होगा? धीरे 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 तांत्रिक ने कहा कि वो आत्मा थकेगी और ऐसा ही हुआ। रानी थक चुकी थी। उसे अब मुक्ति चाहिए थी। उसे वापस जाना था। उसका बदला पूरा हो गया था। अब सब उस रात की कहानी को वहीं भूल जाना चाहते थे और यह नामुमकिन था। दोस्तों, मैं ये आज तक नहीं भूल पाया। मेरे जहन में वो यादें अभी भी बनी हुई हैं। यह सब मैं अभी तक नहीं भूल पाया क्योंकि मैं ही रमेश हूं। आप सब मेरी ये कहानी सुन रहे थे। अब उस कमरे को ताला लगा दिया गया है और उसमें कोई नहीं रहता है। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के बीच में इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप हमें सुझाव भी दे सकते हैं। आपके सुझावों के लिए हमारा कमेंट बॉक्स हमेशा ओपन है। अपनी राय जरूर रखें। अपना नाम और अपने शहर का नाम बताएं ताकि हम आने वाले वीडियोस में अपने दर्शकों से आपको मुखातिब करा सकें। प्लीज़ हमें सपोर्ट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।